वह जापान द्वारा सबसे अधिक नफरत किए जाने वाले चीनी जनरल थे। उन्होंने 33,000 दुश्मनों को नष्ट किया और 2 बार जापानी मुख्य सेना को पराजित किया। पश्चिमी लोग उन्हें पूर्व का रोमेल कहते हैं। जापानी लोग केवल 4 शब्द लिखते हैं, अत्यंत बुरा और खतरनाक। उसने आदेश दिया कि युद्ध अपराधियों को वहीं पर सजा दी जाए। बस एक ही बात कही, जो भी नानजिंग से गुजरा है उसे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसी एक महान युद्ध देवी को अपने ही लोगों ने 3 साल तक कैद में रखा। मृत्यु से पहले उन्होंने वसीयत की कि उन्हें मुख्य भूमि में दफनाया न जाए, ताबूत को जमीन में न रखा जाए। इसलिए उनका ताबूत आज भी जमीन पर ही रखा है। उसे सुनलीजन कहा जाता है, एक ऐसा नाम जिसे हर चीनी को हमेशा याद रखना चाहिए। आज हम उनकी पूरी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। आपका जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ था। आप अनहुइलू जाओ में पैदा हुए थे। आपके परिवार के पूर्वज जूरेन थे और आपके पिता भी अनचिंग के अधिकारी थे। बचपन से ही आपसे लेखन और आत्मसंयम की अपेक्षा की गई। 13 साल की उम्र में आप अनकिंग के टॉपर के रूप में परीक्षा देकर चिंगहुआ में दाखिल हुए और उस समय के सबसे चमकदार युवा प्रतिभा बन गए। तुम न केवल होशियार हो बल्कि शरीर भी मजबूत है। 1 मीटर 85 की ऊंचाई, बास्केटबॉल के मैदान पर धूम मचाते हो। 21 वर्ष की आयु में आप मुख्य रक्षक के रूप में चिंगहुआ स्कूल टीम के साथ चीन का प्रतिनिधित्व करते हुए सुदूर पूर्व खेलों में भाग लेते हैं, जापान और फिलीपींस को हराते हैं और चीन के बास्केटबॉल इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतते हैं। 22 वर्ष की उम्र में आपने सरकारी छात्रवृत्ति पर अमेरिका में पढ़ाई के लिए परीक्षा पास की, पर्ड्यू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, सिविल इंजीनियरिंग विभाग में अतिरिक्त पढ़ाई की और 3 साल बाद सफलतापूर्वक स्नातक होकर विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आपको अमेरिकी ब्रिज कंपनी ने उच्च वेतन पर नियुक्त किया और आप अपनी कार से काम पर जाते थे। दूसरों के लिए सपना जैसी जिंदगी तुमने आधे साल से भी कम समय में जी ली। लेकिन हर रात जब रेडियो से मातृभूमि की आवाज आती तो सैन्य विभाग फिर से लड़ाई करता, रियायतें बढ़ती और पूर्वोत्तर की स्थिति तनावपूर्ण होती। आप मेज पर रखे पुल के नक्शे को देख रहे हैं। मन में बस एक ही विचार है, यह पुल एक बिखरे हुए चीन को नहीं जोड़ सकता। इसलिए आपने एक ऐसा निर्णय लिया जो दूसरों को पागलपन भरा लगा, नौकरी छोड़ दी और सैन्य स्कूल में आवेदन किया। 26 साल की उम्र में आप वर्जीनिया सैन्य अकादमी में पढ़ाई करने गए। वह अमेरिका का सबसे पुराना सार्वजनिक सैन्य स्कूल था जहां कुलीन परिवारों के बच्चे इकट्ठा होते थे। लेकिन तुम एक चीनी व्यक्ति शैक्षणिक और शारीरिक रूप से सबसे आगे थे। स्नातक की तस्वीर आज भी हॉल में टंगी है, लेकिन तुमने कभी इसे गौरव नहीं माना। सो तुम उन सैनिकों के लिए हो जो खाइयों में मारे गए, उन लोगों के लिए जो तोपखाने की आग में समा गए, चीन के लिए। तुम फिर से यूरोप गए और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के सैन्य प्रणाली का अध्ययन किया। तुम समझते हो पश्चिम की ताकत सिर्फ पढ़ाई से नहीं आई बल्कि लड़ाई से आई है। 28 साल की उम्र में आपने पढ़ाई पूरी कर देश लौटने के बाद विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग क्षेत्र के उच्च वेतन वाले निमंत्रण ठुकरा दिए और सीधे सैन्य सेवा में शामिल होकर कर विभाग के पुलिस दल में शामिल हो गए। आपने सेना को कड़ी ट्रेनिंग दी, खुद का सुनशैली अभ्यास विकसित किया जिसे अंग्रेज और अमेरिकी अधिकारी भी सराहते थे। इसके बाद नया 38वां डिवीजन देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया। 1937 में शंघाई की लड़ाई छिड़ गई। सुजो नदी की रक्षा पंक्ति में जापानी सेना ने सेंध लगा दी। आपने टैक्स पुलिस कोर का नेतृत्व करते हुए नदी के किनारे की रक्षा की। आपने 7 बार जापानी सेना को नदी पार करने से रोका। गहरी रात में तुम खुद कमांडो टीम को लेकर अंधेरे में पुल उड़ाने गए। अचानक एक गोला गिरा, तुम 3 मीटर दूर उछल गए। 13 जगह गंभीर चोटें आई। तुमने धुंधलेपन में सुना कि कोई तुम्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है। तुमने आखिरी वाक्य चिल्लाया, मुझे छोड़ो, पुल उड़ाओ। 3 दिन और रात की बचाव के बाद अंततः तुम खतरे से बाहर हो गए। जागने के बाद पहली बात यही थी, क्या पुल उड़ा? इस युद्ध में जापानी सेना को भारी नुकसान हुआ। यह पूरे शंघाई युद्ध का सबसे उग्र युद्ध क्षेत्रों में से एक था। जब आप हांगकांग में चोट से उबर रहे थे, खबर आई कि नानजिंग पर कब्जा हो गया। 3 लाख साथी नागरिकों का खून बहा। तुमने उस दिन को याद रखा और उस मुख्य बल को भी याद रखा। जापानी सेना के 18वें डिवीजन की चोटें ठीक नहीं हुई थी। आप फिर से मोर्चे पर लौट आए। 1938 में वुहान रक्षा युद्ध में तुमने लगातार युद्ध में सफलता प्राप्त की। सैन्य क्षेत्र ने तुम्हारा नाम याद रखना शुरू किया। 1942 में आप नए 38वें डिवीजन का नेतृत्व करते हुए बर्मा गए। आपने देशों की सेना के अभियान में सहायता की। उस वर्ष आपकी उम्र 42 वर्ष थी। आप वीरता से भरे हुए थे, बंदूक की तरह सीधे खड़े थे और आपकी युद्ध में बड़ी उपलब्धियां थी। तुम जानते हैं कि अभियान में 9 रैंक समान है और 1 चाहिए, लेकिन तुमने बिना किसी इशारे आगे बढ़े। अंग्रेजी सेना गिरी थी। आपने स्वयं आगे बढ़कर 800 लोगों का नेतृत्व किया और अपनी संख्या से कई गुना अधिक दुश्मनों को खदेड़ दिया और अपनी संख्या से लगभग 10 गुना अधिक अंग्रेजी सेना को बचाया। तुमने सारी गोलियां चला दी, सारी संगीनें इस्तेमाल कर ली, फिर भी तुमने सफलतापूर्वक घेरा तोड़ दिया। ये रेनानक्यांग की बड़ी जीत चीन की अभियान सेना की पहली जीत बन गई, जिसने मित्र राष्ट्रों को हिला दिया। लंदन के अखबार के पहले पन्ने पर पूरे 5 बड़े अक्षरों में लिखा था, पूर्वी रोम मेल। लेकिन आपकी सबसे कठिन लड़ाई रेनानक्यांग में नहीं बल्कि उत्तरी बर्मा में थी। आपने अंततः उस दुश्मन का सामना किया जिसका आप 5 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जापानी सेना की प्रमुख 18वीं डिवीजन। आपने आग खोलने का आदेश दिया। गोलियों की बौछार, तोपों की गर्जना, जंगल में युद्ध और आमने सामने की लड़ाई। तुम लोग लगातार पीछे करते रहे, 1 इंच भी नहीं छोड़ा। मोर्चे पर कुछ लोग हठपूर्वक प्रतिरोध कर रहे थे, जबकि कुछ ने हथियार डाल दिए। लेकिन तुम्हें उस साल का नानजिंग याद है जब 3 लाख साथी खून की नदी में बह गए। तुमने दांत भींच लिए और बस हल्के से कहा कि जो भी जापानी सैनिक नानजिंग आए थे उनमें से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। किसी ने आपको याद दिलाया कि यह जिनेवा संधि का उल्लंघन है। तुमने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वह इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं। तुमने जोर से चिल्लाया नहीं, खुद से अमल नहीं किया, लेकिन तुमने पूरी सेना को समझा दिया कि यह हिसाब है और यह निपटारा है। 2 साल की भीषण लड़ाई के बाद आपने नई 38वीं डिवीजन का नेतृत्व करते हुए 33,000 दुश्मनों को मार गिराया और 75,000 को घायल किया और पूरे उत्तरी बर्मा के युद्ध क्षेत्र को साफ कर दिया। ये प्रतिशोध नहीं है, ये नानजिंग के लिए एक देर से दिया गया जवाब है। युद्ध के बाद आपको आदेश मिला कि पूरी सेना को यारेन पर्वत पार करके देश लौटना है। वह एक मृत क्षेत्र था। उष्णकटिबंधीय जंगल, जहरीली गैस, बाढ़, जहरीले सांप और कीड़े और सक्रिय जापानी सेना। तुम जानते हो कि यह केवल पीछे हटना नहीं है बल्कि जीवन का दाम भी है। नई 38वीं डिवीजन को पीछे रहने के लिए नियुक्त किया गया, जो लगभग पूरे सैन्य बल के बलिदान के बराबर था। तुमने पूरी रात चुप्पी साधी। अंत में तुमने आदेश दिया कि यारेन पहाड़ से नहीं जाया जाएगा, इन्फाल में प्रवेश कर रास्ता बदलकर देश लौटो। कुछ लोग कहते हैं कि तुम डरपोक हो, तो कहते हैं कि तुम्हें आदेश का उल्लंघन किया। तुमने सिर्फ इतना कहा कि मैं लोगों को वापस ले जाऊंगा। इस वक्त यह साबित करता है कि आप सही थे। उस वर्ष डू चॉर्मिंग की 30,000 की सेना ने यार्न माउंटेन से होकर जाने का प्रयास किया और जब वे बाहर निकले तो केवल 20,000 से भी कम लोग बचे थे। 14,000 सैनिक हमेशा के लिए जंगल में दफन हो गए। ये संख्या म्यांमार के उत्तरी युद्ध क्षेत्र में हुई मौतों की दुगनी है।
लेकिन तुमने 5,478 मुख्य सैनिकों को देश वापस लाया, 8,000 लोग युद्ध के लिए गए थे, 6,000 से अधिक जीवित लौटे और 2/3 युद्ध क्षमता को बचा लिया। तुमने न केवल युद्ध जीता बल्कि वह भी किया जो कई जनरल नहीं कर सके, लोगों को जीवित देश वापस लाए। आपने अंततः उस किशोरावस्था के वादे को पूरा किया, चीन की अपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना बनाई। अमेरिकी सैन्य युद्ध संवाददाता ने कहा कि दुनिया में कोई भी युद्ध क्षेत्र की चीनी सेना नई 38वीं डिवीजन की तुलना में नहीं हो सकती। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन तुमने एक नए युद्ध क्षेत्र का सामना किया, प्रणाली की लड़ाई। तुम्हारा संबंध हुआंग से नहीं है, तुम राजनीति नहीं कर सकते, तुम्हारा स्वभाव बहुत सीधा है। तुम चापलूसी को तुच्छ समझते हो, सलामी की प्रक्रिया से नफरत करते हो, अमेरिकी सेना के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हो, बोलचाल में कठोरता होती है और अमेरिकी सेना द्वारा बहुत पसंद किए जाते हो। यहाँ तक कि कुछ मीडिया ने अनुमान लगाया कि अमेरिका आपको सत्ता में लाने के लिए तैयार है, लेकिन आपने इसे ठुकरा दिया। आपने कहा कि मैं अपने अधिकारी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। तुमने ये बात खुद चांग का शेख को बताई। तुमने सोचा ये ईमानदारी है, लेकिन चांग की नजर में ये बाहरी ताकतों के साथ मिलकर अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना है। 1955 में ताइवान प्रशासन ने आपको विद्रोह की मंशा के झूठे आरोप में नजरबंद कर दिया। उस साल आप 55 साल के थे। युवावस्था में बुजुर्ग पूजा जी अमीरी बागड़ी, ये बड़ी कसवी सैन्य बनने बचे। वेतन और स्वतंत्रता, आप हजारों सैनिकों की कमान संभालने वाले जनरल से एक मुर्गी पालन करने वाले बन गए, गुलाब उगाने वाला कैदी। आप किसी पर नहीं रहना चाहते और आप भी तुम भी कभी मदद के लिए सिर नहीं झुकाते, बस मुर्गी पालकर अंडे बेचते हो, फूल उगाकर बेचते हो और परिवार का पालन पोषण करते हो। तुम्हारे गुलाब छाटने की क्रिया उतनी ही सटीक है जितनी कि सैनिकों को प्रशिक्षित करना। यह तुम्हारा आखिरी नियंत्रण वाला युद्ध क्षेत्र है। महिला 3 पहिया गाड़ी को बाजार ले जाती है। अंडे और गुलाब जैसे ही स्टॉल पर आते हैं तुरंत बिक जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जनरल के फूल हैं, ये जनरल के अंडे हैं। लेकिन तुम कभी खुद पर तरस नहीं खाते। तुमने चुपके से अपनी इस मामूली आय से 10 युद्ध अनाथों की मदद की, उन्हें स्कूल भेजा और उन्हें घर बसाने में मदद की। तुम्हारे चारों बच्चों के नाम में पिंग शब्द है, जो तुम्हारी सबसे सरल इच्छा है कि दुनिया में शांति हो। वे सभी बहुत मेहनती हैं। मैसाचुसेट्स, कॉर्नेल, चिंगहुआ, ड्यूक, वे सभी सपने जो आप पूरे नहीं कर सके, वे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। 1988 में चांग चिंगहू की मृत्यु हो गई और अंततः तुम्हें रिहा कर दिया गया। उस साल आप 88 साल के थे, आपके पूरे सिर के बाल सफेद थे, लेकिन आपकी कमर अब भी सीधी थी। पत्रकार ने आपसे पूछा, 33 साल का अन्याय, क्या आप नफरत करते हैं? आप लंबे समय तक चुप रहे। बस कहा, मुझे अपनी स्थिति का दुख है, लेकिन मैं अधिकारियों की गलती नहीं कहता। आप सबसे ज्यादा जो करना चाहते थे वह था अपने पुराने घर लौटना, लेकिन आप अब बहुत बूढ़े हो गए हैं और चल नहीं सकते। तुमने अपने पुराने अधीनस्थ पान देहुई को गांव भेजा ताकि वह तुम्हारे लिए कब्र की जगह ढूंढे और मिट्टी लाए। जब वह मिट्टी लेकर वापस आया तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे कोई बच्चा जो बहुत समय से भटका हुआ था आखिरकार घर की छाया देख रहा हो। 1990 के नवंबर में एनहुई जो जाजो लियांगफे ने आपसे मुलाकात की। तुम्हारा शरीर कमजोर है, फिर भी तुम खड़े होने की जिद करते हो। उस क्षण तुमने सहारा छोड़ दिया, अपनी रीढ़ सीधी की और उसे एक सैन्य सलाम दिया, मानो पूरी दुनिया शांत हो गई। उस क्षण तुम कैदी नहीं थे, बल्कि वह थे जो म्यांमार के जंगल में गरजते थे, एक भी नहीं छोड़ने वाले लौ हृदय जनरल। आधे महीने बाद आपका ताइचुंग में निधन हो गया। आपकी आयु 90 वर्ष थी।